हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर होरस और आज की टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम बात करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पर। इसमें हम ब्रीदिंग को डिटेल में बात करेंगे, जिसमें दो पार्ट हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यानी कि आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी को डिटेल में बात करेंगे, और सेकंड पार्ट होगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यानी जो बायोफिजिक्स होगा ऑफ कैसे हम ब्रीदिंग करते हैं, क्या क्या ऑर्गन्स कैसे इन्वॉल्व होते हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले कि हम इस टॉपिक की डिटेल में चलें, उससे पहले हम ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, दो आपस में मिलता जुलता टर्म, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। दोनों आपस में मिलता जुलता टर्म है। ब्रीदिंग इज़ ए मोर ऑफ ए फिजिकल प्रोसेस, जिसमें आप एयर को इनहेल कर रहे हैं, मिक्सचर ऑफ एयर्स, जिसमें ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन होगा। प्रीडोमिनेंटली उससे हम लोग ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले लेंगे, और इसको इस प्रोसेस है इंस्पिरेशन, और साथ साथ एक्सपीरेशन ऑफ एयर। एक्सपीरेशन हम बाहर निकालेंगे, एक्सपीरेशन ऑफ एयर, जिसमें प्रीडोमिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड रहेंगे। तो उस प्रोसेस को इनहेलिंग या इंस्पिरेशन ऑफ एयर, और एक्सहेलिंग और एक्सपीरेशन ऑफ एयर, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन ऑन द अदर हैंड एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, जिसमें हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन के अंदर हम लोगों का बॉडी की जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, फैटी एसिड्स हो गया, उनको ब्रेक डाउन करके वहाँ से सिंपलर फॉर्म में उसकी सिंपलर मॉलिक्यूल्स निकालते हैं, और फिर वहाँ से एनर्जी निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और इन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक्सक्रीशनरी प्रोडक्ट के तौर पे निकलते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग फिर एक्सहेल करते हैं। ब्रीदिंग के जो सेकेंड पार्ट है, एक्सहेल या एक्सपीरेशन के तौर पे इसको निकाल देते हैं। जैसे कि हमें पता है कि इवोल्यूशन के साथ साथ ये सारे सिस्टम्स बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। तो हमें तो उस इवोल्यूशन के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डेफिनेट एक सिस्टम हो जाते हैं, और उन सिस्टम में बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड वे पे एक्सचेंजेस ऑफ मटेरियल्स होते हैं, हमें पता है। तो उसी इवोल्यूशन के तहत जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि स्पॉन्जेस हो गया, सिलेंट्रेट्स या फ्लैटवर्म्स वगैरह हो गया, इनमें क्या होता है, जो एक्सचेंजेस ऑफ ऑक्सीजन विद कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। पूरे बॉडी सरफेस पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सिंपल डिफ्यूजन के तहत इन लोगों का एक्सचेंज होता है। ठीक उसी तरह आर्द्रवर्म्स में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो ऑर्गेन्स होते हैं, उसमें मॉइस्ट क्यूटिकल होते हैं। ठीक उसी तरह इंसेक्ट्स में नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेकियल ट्यूब्स। ये देखिए, पूरी एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स हैं, पूरे एक नेटवर्क, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेकियल ट्यूब्स। इवोल्यूशन के साथ साथ जो एक स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम बनते हैं, उनमें पहली है ब्रैंकियल रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि जो एक ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होते हैं, उनमें वस्कुलराइज्ड यानी कि आर्टरी और वेन दोनों रहने वाले एक स्पेशल ऑर्गन होते हैं, जिसको बोलते हैं गिल्स। तो ये गिल्स वर्टिब्रेट्स फिश में भी पाए जाते हैं, और इनवर्टिब्रेट्स आर्थ्रोपॉड और मोलास्क में भी पाए जाते हैं। हाईली इवोल्व वर्टिब्रेट्स यानी कि रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, मेमल्स हो गया, इनमें जो ऑर्गन्स होते हैं उसको बोलते हैं लंग्स, जिसको और इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन सिस्टम। और एम्फीबियंस में यूजुअली ये मॉइस्ट स्किन की थ्रू गैसियस एक्सचेंज होते हैं, इसलिए हमें उसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। हमें सबसे ज़्यादा जानने की जिसकी ज़रूरत है वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स यानी कि नाक की जो दो ओपनिंग है वहाँ से शुरू होते हैं, जो अपर लिप के ऊपर होता है, फिर वहाँ से जाके एक नेज़ल चैम्बर होता है, जो नेज़ल पैसेज, ये जो नेज़ल चैम्बर हो गया ये होते हैं। फिर ये नेज़ल चैम्बर ओपन होते हैं आपकी फेरिंग्स में, ये वाला पार्ट फेरिंग्स जो होते हैं, फिर वहाँ से लेरिंग्स, फेरिंग्स ये वाला हो गया फेरिंग्स, फिर वहाँ से आपकी लैरिंग्स में इसकी ओपनिंग होते हैं। ये जो फेरिंग्स पार्ट है, इसमें आप देखेंगे एयरवे पैसेज और आपकी फूड जो डाइजेस्टिव सिस्टम की पैसेज है, दोनों की एक कॉमन पैसेज है, इसको बोलते हैं फेरिंग्स। इसके बाद यहाँ से लैरिंग्स के लिए आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम प्योरली उसमें आपका एक डिवाइडेड होते हैं। फिर आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके लिए इसोफेगस वहाँ से सेपरेट हो जाते हैं। ये दोनों फेरिंग्स पे दोनों पासवे कॉमन होने के बावजूद हम लोग का खाना
लैरिंग्स में नहीं पहुंचता, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं पहुंचता, क्योंकि यहाँ पे ये जो पार्ट है एपिग्लॉटिस, ये आप जब खाना खाते हैं यानी डिग्लूटिशन होते हैं उस टाइम पे ये जब हम लोगों का रेस्पिरेटरी पैसेज है उसको क्लोज कर देते हैं एपिग्लॉटिस, इसलिए हम लोगों का खाना रेस्पिरेटरी पैसेज में नहीं जा पाता। ये एपिग्लॉटिस एक कार्टिलेजिनस पार्ट है, ठीक उसी तरह ये लैरिंग्स भी आपका एक कार्टिलेजिनस पार्ट है। ये लैरिंग्स का काम है यूजुअली हम लोग का जो एयर जाते हैं वहाँ पे ये वॉइस बॉक्स की तरह यानी साउंड बॉक्स की तरह काम करते हैं, जो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। लैरिंग से फिर आपका ये कार्टिलेजिनियस रिंग की तरह ये जो कार्टिलेजिनियस पार्ट है उसे बोलते हैं हम लोग ट्रैकिया। वो ट्रैकिया आपकी वहाँ से लैरिंग से निकलते हैं, फिर आपका बॉडी की जो फिफ्थ पीछे की तरफ फिफ्थ वर्टिब्रा होगा, 1 2 3 4 फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रा होगा, ऊपर आपका सर्वाइकल वर्टिब्रा होगा, फिर आपका होगा थोरासिक वर्टिब्रा, सर्वाइकल 7, थोरासिक यूजुअली 12 होते हैं। तो थोरासिक के फिफ्थ वाला के लेवल पे ये ट्रेकिया दो राइट एंड लेफ्ट ट्रेकिया में बाइफरकेट होते हैं। ये जो ट्रेकिया की राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में इनका डिवीज़न हो गया, ये फिर इंडिविजुअल राइट हो या लेफ्ट ब्रोंकाई हो, जो ये राइट हो या लेफ्ट हो, ये दोनों ब्रोंकाई में फिर आपका यूजुअली और भी डिफरेंट डिविजन्स होता रहता है, प्राइमरी लेवल पे और सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई हम लोग उसको बोलते हैं। वो जो प्राइमरी और ये जो दो मेजर ब्रोंकाई हो गया राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, फिर वहाँ से और डिविजन्स इसी तरह प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई वहाँ से निकलते हैं। ये टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद हम लोग को शुरू होता है ब्रोंकियल्स। ब्रोंकियल्स में भी फिर इनिशियल ब्रोंकियल्स होते हैं और टर्मिनल ब्रोंकियल्स होते हैं। इनिशियल और टर्मिनल, इनमें से ये प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई और इनिशियल जो ब्रोंकियल्स होते हैं वो कार्टिलेजिनियस होते हैं। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स, मतलब ऊपर ऐसे क्रॉस सेक्शन अगर देखेंगे इनकम्प्लीट ऐसे देखेंगे कार्टिलेजिनियस रिंग। इसका काम क्या होता है, ये ब्रोंकाई की जो एक ओपनिंग हमेशा जो ये ओपन होकर रहते हैं, इसके पेटेंसी जिसको बोलते हैं, वो मेंटेन करते हैं ये कार्टिलेजिनियस रिंग्स। ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं वहाँ पे आपकी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वर्ल्ड एंड वास्कुलराइज्ड बैग्स कॉल्ड एल्वियोलाई रहता है। ये देखिए आपका वास्कुलराइज्ड बैग रहते हैं जहाँ पे पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी का आर्टेरियल्स वगैरह रहते हैं। यहाँ से पल्मोनरी वेन से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं और पल्मोनरी आर्टरी से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से यहाँ तक आते हैं। ये एल्वियोलाई बेसिकली आपका जो यूनिट ऑफ गैशियस एक्सचेंज होते हैं, गैशियस एक्सचेंज, जहाँ पे आपका ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आते हैं पल्मोनरी आर्टरी से, वो आके ऑक्सीजनेशन होके फिर पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से फिर आपका जो आपका लेफ्ट एट्रियम होते हैं वहाँ तक चले जाते हैं। ये जो इंडिविजुअल लंग हैं, इन दोनों लंग के ऊपर एक डबल लेयर्ड एक कवरिंग रहता है। इसमें देखिएगा ये एक लेयर वाला कवरिंग और एक लेयर वाला कवरिंग। ये डबल लेयर वाला जो कवरिंग बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्ल्यूरा, और प्ल्यूरा की जो आउटर है वो हो गया आपका पेराइटल प्ल्यूरा, और अंदर वाला जो है वो आपका विसेरल। विसेरा मतलब ऑर्गन्स, पेराइटल मतलब पेरिफेरी, इसको आप ऐसे याद रखिए। इन दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में यूजुअली एक प्लूरल फ्लूइड रहता है जिसका काम होता है कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के टाइम पे फ्रिक्शन, ताकि दोनों की लेयर पे फ्रिक्शन ना हो, उसको कंट्रोल करने का काम होता है ये प्लूरल फ्लूइड। ये किसी बीमारी में जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, फिर न्यूमोनिया वगैरह हो गया, इनमें क्या होता है कैंसर, इसमें या कैंसर हो गया लंग की, फिर वहाँ पे ये फ्लूइड ज़रूरत से बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं। ये आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर इनिशियल ब्रोंकियल्स और फिर टर्मिनल ब्रोंकियल्स है। ये वाला जो पार्ट हो गया, इनका प्राइमरी काम है कि आपको गैस को बाहर से अंदर लेना,
फिर अंदर से बाहर निकलना, जो हम बोल रहे थे ब्रीदिंग। तो इनकी ये वाली पार्ट है प्योरली आपका काम है फिजिकल काम, यहाँ पे आपका बायोकेमिकल चेंजेस वगैरह नहीं होता, तो इसलिए इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग कंडक्टिंग पार्ट यानी कंडक्शन अफेयर्स। फिर आपका जो फाइनली जो एल्वियोलाई होता है, वहाँ पे देखिएगा आपका गैसेस का एक्सचेंज होता है, ब्लड के साथ बाहर से ऑक्सीजन ले लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल के देते हैं। तो इसीलिए आपका इसको रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम बोला जाता है। ये जो लंग रहते हैं इसको हम लोग बोलते हैं थोरेसिक चैम्बर। ये देखिए थोरेसिक चैम्बर, ये एक एयर टाइट चैम्बर है, मतलब यहाँ पे ना तो जो एयर को जाना होता है या आना होता है फिर लंग के अंदर होता है, लेकिन लंग और जो हम लोग बोले थे जो वर्टिब्रा हो बाहर हो गया, फिर प्ल्यूरा और ये जो वर्टिब्रा हो गया, ये वाला पार्ट में कहीं किसी का गैस का एक्सचेंज नहीं होता। यानी कि जो आपकी वर्टिब्रल केज हो गया, आपका रिब केज हो गया और लंग हो गया, उसके बीच में जो पार्ट है वो प्योरली एयर टाइट है, वहाँ पे कोई एयर का एक्सचेंज नहीं होता। तो ये जो आपका एयर टाइट चेम्बर है, इसका डोर्सली यानी कि पीछे की तरफ हो गया आपका वर्टिब्रल कॉलम, यानी जो हम लोग बोले थे थोरेसिक वर्टिब्रा, और वेंट्रली यानी कि सामने की तरह ये स्टार्नम हो गया आपका, ये वाला बोन जो हो गया आपका स्टार्नम। लेटरली यानी कि साइड की तरफ हम लोग का रहता है ये रिब्स रहते हैं लेटरली यानी साइड की तरफ, और लोअर साइड यानी कि नीचे की तरफ रहते हैं हम लोग का डोम शेपेड डायफ्राम। ये जो डायफ्राम हो गया ये डोम शेपेड, ऐसा डोम की शेप में रहते हैं डायफ्राम। अब यही रिब या डोम के मूवमेंट के हिसाब से ऊपर नीचे की मूवमेंट, रिब की साइड और साइड की तरफ यानी मूवमेंट्स की तरफ ऊपर नीचे की मूवमेंट के साथ साथ हम लोगों का इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का एनाटॉमी हम समझेंगे। ये जो हम एयर अंदर लेते हैं यानी कि इंस्पिरेशन होते हैं, उसमें क्या होता है एटमॉस्फेयर की एयर हम लोग अंदर की तरफ लेते हैं। ये कैसे होता है, हम लोग क्या होते हैं, ये जो हम लोग बोले थे एयर टाइट चेम्बर हो, जो प्लूरल कैविटी और बाहर की रिब केज हो, यहाँ पे एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं। ये प्रेशर ग्रेडियंट को समझने के लिए हम इसमें दो प्रेशर की बात करेंगे, एक इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर मतलब एक लंग के अंदर जो प्रेशर होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ की जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हो गया, और हो गया एक जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर की प्रेशर। अब बाहर की प्रेशर अगर इससे ज़्यादा है तो क्या होगा, एयर अंदर आएंगे, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम इंस्पिरेशन। फिर उसी तरह यहाँ की प्रेशर अगर ज़्यादा हो गया, बाहर की प्रेशर कम, तो ये प्रेशर एयर बाहर की तरफ निकाल देंगे, और उस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग एक्सपीरेशन। अभी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है तो एयर अंदर आएंगे, और ज़्यादा है तो एयर बाहर की तरफ जाएंगे। इस प्रोसेस में दो मसल की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अहम रोल है। एक हो गया हम लोग का डोम शेपेड ऑफ जो डायफ्राम था, वो क्या होगा, इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन होगा होने के बाद साथ साथ ये डोम क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन के साथ फ्लैटन हो जाएंगे। तो फ्लैटन होने के बाद क्या होगा, ये जो एयर टाइट चैम्बर है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बढ़ने से लंग अंदर आपका एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड होने से क्या होगा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर घट जाएंगे, घटने के बाद क्या होगा बाहर से आपका एयर इंस्पायर होके अंदर आएंगे। ये डायफ्राम के साथ साथ और एक मसल्स होते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। ये जो दो रिब हैं, दो रिब के बीच में होते हैं आपका इंटरकोस्टल मसल्स। इसमें होते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल, फिर इनर मोस्ट इंटरकोस्टल। ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है, इसकी कॉन्ट्रैक्शन से डोर्सोवेंट्रल एक्सिस यानी कि रिब और स्टार्नम के ये वाला एक्सिस पे आपका एक्सपेंशन होता है। जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की कॉन्ट्रैक्शन से डोर्सोवेंट्रल एक्सिस पे आपकी कॉन्ट्रैक्शन होने से ये स्पेस इस तरफ बढ़ जाता है। ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम से आपका बढ़ता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे। ये एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस और डोर्सोवेंट्रल एक्सिस पे वॉल्यूम बढ़ने की वजह से आपका इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाता है, फिर बाहर से आपका एयर इंस्पायर होके अंदर आता है। ठीक उसी तरह कॉन्ट्रैक्टेड डायफ्राम जब रिलैक्स होते हैं और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो था वो जब रिलैक्स होते हैं, तब क्या होता है आपका लंग का वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसकी वजह से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसके वजह से आपका एयर बाहर की तरफ एक्सपायर होते हैं।
ये दोनों मसल्स यानी कि डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के अलावा हम लोगों का जो एब्डोमेन के एडिशनल मसल्स है, ये वाला जो मसल्स हो गया आपका एब्डोमेन के, ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से आपका फोर्सफुल यानी कि वाइगरस आपकी रेस्पिरेशन होते हैं। वाइगरस रेस्पिरेशन में इन मसल्स की यूज़ होते हैं, और फिर नॉर्मल रेस्पिरेशन जो होते हैं उनमें फिर ये दोनों मसल्स का यूज़ होते हैं। इस तरह पर मिनट में हर एक हेल्दी ह्यूमन यूजुअली 12 to 16 टाइम्स हम लोग इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं। और ये जो इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन में हम लोग का कितना एयर अंदर लेते हैं, कितना वॉल्यूम बाहर छोड़ते हैं, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो कैलकुलेशन के लिए हम लोग का एक स्पायरोमीटर बोल के एक मशीन होता है, इस तरह का मशीन होता है, उससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैलकुलेट करने के बाद उसको क्लिनिकल यूज़ भी ऐसे होते हैं कि आपका जो नॉर्मल वैल्यू हो गया उससे अगर कम हुआ या ज़्यादा हुआ, उससे लंग की जो बीमारियां हैं उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ये स्पायरोमेट्री से हम लोग दो चीज़ निकालते हैं, एक होते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और एक होते हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़। नॉर्मली इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में हम लोग जो वॉल्यूम ऑफ एयर को बार बार इंस्पायर करते हैं और एक्सपायर करते हैं, उस वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल की तरह नॉर्मल आपकी जो टाइड आते हैं आपकी समुंदर में, सुबह आते हैं सन के मून के साथ साथ मूवमेंट के साथ साथ फिर चले जाते हैं, अपने ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, उसकी तरह नॉर्मल वाली इंस्पायर और एक्सपायर के साथ साथ ये तकरीबन आपका 500 ml है। हाफ लीटर ऑफ एयर हम लोग टाइडल वॉल्यूम के तौर पे नॉर्मली छोड़ते हैं या लेते हैं। तो पर मिनट हम लोग 6 to 8 लीटर टाइडल वॉल्यूम का हम लोग लेते हैं। ये टाइडल वॉल्यूम के साथ ये आपका पीक ऑफ नॉर्मल इंस्पिरेशन हो गया, ये पीक ऑफ नॉर्मल इंस्पिरेशन। उससे साथ साथ क्या होता है, कभी कभी और ज़्यादा फोर्सफुल हम कितना एयर इंस्पायर कर पाते हैं, फोर्सफुल, उसको बोलते हैं हम लोग इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये वाला यहाँ से देखिए, इंस्पिरेशन नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद फोर्सफुली हम कितना ले सकते हैं, वो हो गया इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि तकरीबन 2.5 से 3 लीटर है। ठीक उसी तरह एक्सपिरेशन के इनके बाद फोर्सफुली एक्स्ट्रा कितना एक्सपायर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV, जो कि तकरीबन आपका 1 to 1.1 लीटर है। ठीक है, ये हो गया आप लोग का एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फाइनली एक पार्ट जो रहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, वो ऐसा होता है कि इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर आपकी लंग के अंदर रह जाते हैं रेसिड्यू की तरह, वो कभी आप निकाल नहीं पाते, उसको बोलते हैं रेसिड्यूल वॉल्यूम, जो कि तकरीबन 1.1 से 1.2 लीटर होते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल पाते हैं, हमने वॉल्यूम तो निकाल लिया, फिर कैपेसिटी निकाल पाते हैं। अब क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन से लेके क्या कितना एयर हम लोग ले पाते हैं, उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को जो काउंट करके ये हो गया आपका देखिए ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक उसी तरह एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होता है आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, ये वाला पार्ट से लेके नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, नॉर्मल इंस्पिरेशन से यहाँ से लेके आपका फिर आपका कितना हम लोग नॉर्मल एक्सपायर कर पाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, ये देखिए एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये वाला पार्ट हो गया, उसके साथ टाइडल वॉल्यूम, यानी कि टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों मिला के क्या होगा, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ठीक उसी तरह टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोल के दोनों ऐड करने से क्या होगा, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी निकलेंगे। और फिर हम लोग का निकलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, यानी कि आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर लंग पे रहेंगे। ये नॉर्मल ऑफ एक्सपिरेशन यहाँ से काउंट करके ये वाला जो पार्ट होगा, तो इसमें तो क्या निकलेंगे, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम मिला के होते हैं हम लोग का फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। होता है वाइटल कैपेसिटी, यानी कि आफ्टर फोर्स एक्सपिरेशन,
ये जो फोर्स एक्सपिरेशन, मतलब यहाँ तक हो गया हमको फोर्स एक्सपिरेशन, उसके बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग ले पाते हैं। फोर्सफुल इंस्पिरेशन, फोर्सफुल एक्सपिरेशन के एंड पे कितना फोर्सफुली हम इंस्पायर कर पाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग वाइटल कैपेसिटी। और इसको हम कैसे काउंट करेंगे, 3 पार्ट होगा इसका, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और जो आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तीनों मिला के होगा वाइटल कैपेसिटी। इनके साथ जो रेसिडुअल वॉल्यूम था जिसका कभी एक्सचेंज नहीं होता, उसको भी ऐड कर देंगे। ERV, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और जो आपका रेसिडुअल वॉल्यूम, इसको भी ऐड करेंगे। तो क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि एकोमोडेट किया जा सकता है आप एट द एंड ऑफ द फोर्सफुल इंस्पिरेशन। तो इसको हम लोग बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी में आपका वाइटल कैपेसिटी और रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी कि पूरा का पूरा जो लंग के अंदर वॉल्यूम आपको एकोमोडेट कर सकते हैं। हमको समझ में आया पूरा इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में आपको कितने एयर लेते हैं, किस किस अमाउंट फिर निकालते हैं, फिर उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके सारे प्रोसेस को हमको समझ में आया, कंडक्शन प्रोसेस। फिर आपका जो रेस्पिरेशन फिर आपका रेस्पिरेशन में गैसियस एक्सचेंज होता है, ये पूरे प्रोसेस कैसे होते हैं। फाइनली हम इसको रिकैपिचुलेट करेंगे, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का डिफरेंस फिर से समझेंगे। पहले पार्ट होता है ब्रीदिंग, यानी पल्मोनरी वेंटिलेशन, यानी कि उसके लंग के बाहर से एयर ऑफ मिक्सचर एयर आएंगे, फिर एयर का मिक्सचर बाहर चले जाएंगे, यहाँ से हम अंदर से इंस्पायर एयर से ऑक्सीजन ले लेंगे, फिर जो एक्सपायर्ड एयर रहेगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रीडोमिनेंट रहेगा। फिर ये क्या होगा आपका, ये वाला देखिए, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहे हैं। फिर आके आपका कंडक्शन से लेके रेस्पिरेटरी पार्ट जो एल्वियोलाई होता है, रेस्पिरेटरी यूनिट, वहाँ पे आते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन यहाँ से जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आते हैं। फिर उसको वही गैस को ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, ये ब्लड के तहत इसके ट्रांसपोर्ट होते हैं आपकी बॉडी में। फिर वहाँ से ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये ब्लड वेसल से फिर टिश्यू में इसका एक्सचेंज होते हैं, जहाँ पे उसका ATP हम लोग देखे थे, ATP जनरेट होना, फिर ग्लूकोज और फैट और उसको यूटिलाइज करना, वो हमने देखे थे। फाइनली देखिए वो यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलना, फिर बाहर निकल के आते हैं। तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की टॉपिक में इतना ही था। आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।